नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास भाई समर साहब में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। हालांकि ये चैप्टर जो इसका वेटेज है, चाहे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ऑफ नंबर हों या इसके पढ़ने के दिन, बहुत दिन लगेंगे इसको पढ़ने में। लगभग 2 से ढाई महीने में पूरा सिलेबस कवर होता है ज्यामिति का केवल, और इसका वेटेज भी एग्ज़ाम में देखने को बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें इसमें, जिसमें प्री लेवल के एग्ज़ाम में जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज्यामिति से देखने को मिल जाते हैं। अगर मेंस लेवल की बात करें, जिसमें 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका 10 से 12 या कह सकते हैं मोर देन 10 से ही ज़्यादा ही आपके क्वेश्चंस देखने को मेंस में मिलते हैं। जैसे सीजीएल मेंस हो गया, और सीडीएस में तो ये लगभग 1/4 आता है, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस आपके ज्यामिति से आते हैं। तो इसी के आगे सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या उसका नियम रहेगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही टॉपिक के नेम, उसी के हिसाब से हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला लिखा है आपका लाइंस एंड एंगल्स, ठीक। दूसरा है इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर ऑब्लिक इंटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण, ठीक। साइन रूल एंड कोसाइन रूल, क्वेश्चन रूल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, एमपीजी एंड सेवियन ऑफ अ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, हेयर्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बीपीटी, मध्य बिंदु प्रमेय एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सिमिलरिटी। इसके बिहार सिमिलरिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक। फिर है सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर, केंद्र, और सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इसके बाद सेंट्रॉइड, केंद्र जिसको बोलते हैं। फिर आता है आपका इक्विलेटरल, आइसोसेल्स एंड ट्रायंगल। फिर है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। फिर जो आपका 13वें नंबर का है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल यानी कि आयत, ओके। अब आता है फिर रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम। और सबसे जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके वृत्त से। लेकिन पहले वृत्त नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वृत्त में यूज होने वाली बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने सीखने को मिलेंगी, इसलिए वृत्त को लास्ट में पढ़ेंगे। 16 नंबर पे आते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल द, सॉरी यहाँ पे एंगल द सर्कल एंड सेकेंड लाइन एंड कॉर्ड, टेजेंट लाइन, स्पर्श रेखाएं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लाइन की, किसकी बात करेंगे, लाइन। जैसे लाइन एंड एंगल था ना, तो उससे पहले आता है आपका पॉइंट, बिंदु। क्या होता है बिंदु? ये बिंदु दिख रहा है आपको, ये बिंदु, ये बिंदु क्या होता है बिंदु? यानी कि बिंदु को हम केवल ये कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस होती है वो 0 होती है, और बिंदु एक डायमेंशन लेस होता है, यानी कि जिसमें दिशा नहीं पाई जाती। ना तो इस बिंदु की कोई मोटाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, तो ये डायमेंशन लेस होता है। और इसका जो रेडियस होता है वो 0 होता है, त्रिज्या, ओके। जैसे इसी बिंदु को हम ऐसे सर्कल कर दें तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या मान लो r त्रिज्या हो गई, और इसी को छोटा कर दें तो इसकी कोई त्रिज्या नहीं, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो बिंदु होता है उसकी त्रिज्या 0 होती है, डायमेंशन लेस होता है। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हाँ, बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं,
इस बात को, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको साइन किया गया है कैपिटल लेटर से डिनोट करने के लिए। ओके, तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि हम बिंदु को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद आती है लाइन। लाइन, रेखा। लाइन क्या होती है? ये हमने लाइन खींच दी, ठीक, लाइन हमने खींच दी। ये हमने एक लाइन खींच दी और तो ये लाइन कैसे बनी? आप देख पा रहे हैं, ये एक बिंदुओं का सेट है, ये बहुत सारे बिंदुओं का यानी पॉइंट्स का सेट है। समझ में आ रहा है? लाइन जो होती है, रेखा जो होती है, वो बहुत सारे बिंदुओं का एक सेट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, ठीक। और रेखा एक निश्चित दिशा में एक बिंदु का सेट होता है, मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद मान लीजिए ए और ये बी, इसको हमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो एक ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, रेखा ए बी। ओके, ए बी पर एक रेखा है, या इसका नाम दे देते हैं, तो लाइन एल, ऐसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं। एक दर्शाने का तरीका ये है और एक ये। बिंदु भी समझ में आ गया होगा, लाइन भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रेखा, किरण। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें। अभी एक चीज ये है कि मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है और इसमें ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ए और बी, ये कोई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रेखा का एक खंड हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन का, पूरी लाइन का एक ही खंड हुआ, तो इसको कहते हैं रेखा खंड। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी रेखा का एक छोटा सा हिस्सा है ए और बी, तो ए बी क्या है? रेखा खंड है, एक रेखा का टुकड़ा, ठीक। ओके, अब बात कर लेते हैं किरण की। ये किरण है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? किरण का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किरण का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो निश्चित होता है। स्टार्टिंग पॉइंट, सुन रहे हैं क्या कह रहा हूँ? किरण का स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, ठीक। और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हैज बीन फिक्स्ड एंड एंडिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, हम लिख सकते हैं रे हैज अ फिक्स्ड a starting point, starting point। दूसरा पॉइंट, not a fixed ending point। अगर हम ये कहें कि इसका ए नाम दे दें और यहाँ पे बी, बिंदु बी, तो यानी ए से बिंदु बी की तरफ जाने वाला किरण
आपकी क्या हो गई, किरण हो गई, बिंदु बी की तरफ बढ़ने वाली रेखा क्या हो गई, किरण हो गई। ओके, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से कंफर्म है, फिक्स्ड है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी ये इसका कंफर्म नहीं है। ओके, चलिए फिर क्या रहा है इसके आगे, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी ऐसे इसको डिनोट करते हैं किरण। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एंगल की। व्हाट इज एंगल, कोण क्या है, कोण क्या है? तो कोण दो लाइनों के बीच जो झुकाव होता है, दो लाइंस के बीच बने हुए झुकाव को, दो लाइंस के बीच बने हुए झुकाव को या दो रेखाओं के बीच बने हुए झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। ठीक, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। रेखा ए, रेखा ए बी और रेखा बी सी, इनके बीच में जो झुकाव होगा उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ओके, इन दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होगा उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, कोण में दो प्रकार के कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण। ठीक, तो ये तो आपका हो गया क्या, आंतरिक कोण, ये क्या हो गया, आंतरिक कोण हो गया। और इस रेखा BC को और बढ़ा लें और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये हो जाएगा आपका बाह्य कोण। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर ठीक, ये समझ में आया। तो इसको क्या कहेंगे फिर, इसको यानी कि ये कोण कहाँ पे बना है, हम इसको कैसे बता पाएंगे लोगों को कि कोण बना कहाँ पे है। तो हम इसको कहते कुछ ऐसे हैं कि एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, और इंटीरियर एंगल
एट वर्टेक्स बी, ऐसे हम इनको लिख सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो एक प्रश्न आपको मैं देता हूँ यहीं पे छोटा सा, कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी। अगर इसका मान, इसका कोण जो है वो थीटा है, यानी कि इसका आंतरिक कोण थीटा है, तो बाह्य कोण क्या होगा? इंटीरियर कोण इसका क्या, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसका? ठीक, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो आप जानते क्या है कि हम इसका एक्सटीरियर कोण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब आप एक बात समझिए, ये हो गई डी, ये पूरी लाइन बन गई। ठीक, ये एक पूरी लाइन बन गई, ऐसी लाइन, यह समझ गए। इनका जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 180 अंश का। कितने का बनता है? 180 अंश का। कोण जो होता है वो, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि ये एक पूरा गोला 360 अंश का होता है, ठीक, इस लाइन पर, तो इसको मैंने और बढ़ा दिया, तो 360 कट गया, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे, यानी कि 180 ऊपर और 180 नीचे। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए आप, ये पूरा, ये कितने का हुआ? पूरा 180 का। तो हमें बाह्य कोण निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस थीटा, यानी इसको 180 में हम अंदर वाले कोण को घटा देंगे तो हमारा बाह्य कोण निकल आएगा। ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इससे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। एंगल, कोणों के प्रकार। तो पहला आपका आता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। क्या होता है ये? न्यून कोण। ओके, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, तो हम न्यून कोण की क्या परिभाषा देंगे? यदि थीटा का मान थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यदि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वह कोण कौन सा होगा? आपका न्यून कोण होगा। यानी कि कोई कोण आपका 70 डिग्री का है, तो वह कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। कोई 50 डिग्री का है, न्यून कोण होगा। कोई 10 डिग्री का है, न्यून कोण होगा। कोई 20 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, वो आपका न्यून कोण कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ओनली, राइट एंगल। यदि थीटा का मान 90 डिग्री है,
यदि थीटा का मान 90 एग्जैक्ट थीटा का मान 90 डिग्री है तो वह आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है, समकोण होता है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 90 बार कोण बनाया गया है, तब जाके ये 90 डिग्री का मान 90 डिग्री हुआ है और इसका मान 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री की उत्पत्ति यहाँ से हुई। ठीक, ये बात आपको थोड़ी सी नोटिस करनी चाहिए। तो मैंने आपको एक्यूट एंगल बताया कि थीटा का मान यदि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है तो आपका न्यून कोण होता है। मैंने आपको बताया कि राइट एंगल जिसका थीटा का मान एग्जैक्ट 90 अंश होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है समकोण, राइट एंगल। ओके, अब बात कर लेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल की। किसकी बात करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल की। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में। मान लीजिए कोई रेखा AB है, ठीक, कोई और इसमें एक लंब डाला गया, कोई एक लंब डाला गया C और ये D, ये लंब डाला गया और ये कैसा लंब है, लंब है ये समलंब है। क्या है, समलंब। ये बराबर दोनों रेखाओं को काटता हुआ समलंब डाला गया है इसमें। ठीक है, ये जो रेखा है इसको बराबर 2 भागों में काटे, इसलिए इसमें समलंब डाला गया। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो AB में समलंब है, समलंब का चिन्ह ऐसा होता है, इसमें है AB में है समलंब कौन, CD। ये ऐसा इसका लिखने का तरीका होता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण आपका क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसको कहते हैं थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ओके, तीसरा, चौथा स्ट्रेट एंगल, जिसको रेखा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कोण। ये कुछ ऐसा होता है, एक रेखा हो गई और इसमें बना कोण, ये कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश का इसमें होता है। मैंने पहले भी आपको अभी बताया था। ओके, इसमें थीटा का मान एग्जैक्ट 180 अंश। ओके, अगर हम पांचवें की बात करें, फिर आता है बृहद कोण, जिसे रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रेफ्लेक्स एंगल क्या बोलते हैं इसको, बृहद कोण। ये भैया कैसा होता है, ये होता है आपका थीटा का मान 180 से अधिक, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है।
वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये बनेगा आपका ठीक 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। यानी 180 का मीन्स 210 का हो सकता है, 310 का हो सकता है, 360 से कम होगा। ओके, ये होता है आपका रिफ्लेक्स। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण ये तो आपका पूरा कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बहुत पिछली क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 का पूरा सिलेबस है इसमें, और आपको भी अभी भी समझ में आ गया होगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा होगा तो भी। ओके, अब बात कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटिपूरक कोण। क्या होता है कोटिपूरक कोण? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। ऐसे दो कोण मान लीजिए θ1 प्लस θ2, जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो, वो आपके क्या होते हैं कोटिपूरक कोण होते हैं। जैसे अभी मैं आपको इससे पहले एंगल बाइसेक्टर बताऊंगा क्या होती है वो। मान लीजिए ये एक कोण है, इसको हमने इसको ऐसे नहीं, ये है। तो मान लीजिए एक का 52 और एक का कितना हो गया 38 अंश। यानी कि ऐसे दो कोण, तो एक कोण का मान 52 है और दूसरे का 38 है, लेकिन इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए इन दोनों का, कितना होना चाहिए 52 प्लस 38 90 अंश। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ओके, और अच्छा, एक कोण मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक कोण अगर 70 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का हो जाएगा? एक कोण अगर 70 अंश का है, दूसरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री कोण कितना होगा? 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कोण कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब ये है पूछने का कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? दो कोण, ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो। मैंने क्या पूछा 70 प्लस थीटा, मैं एक थीटा पूछ रहा हूँ आपसे, दूसरा कोण, और इनका योग कितना होता है 90 अंश। ठीक, तो मैं ये वाला कोण पूछ रहा हूँ, तो आप 90 में से 70 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा? आपका निकलेगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछेगा कोई 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा,
वो होगा 20 डिग्री। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कोण क्या होगा, वो होगा आपका 20 डिग्री। बात समझ में आई? समझ में आया क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? अगर कोई 20 का पूछता है कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 70 होगा। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 50 का 40 होगा। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 होगा। यानी कि उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री उनका योग होना चाहिए। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, चलिए। और थीटा का पूछता है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोण क्या होता है? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है 90 माइनस थीटा। ये होता है आपका थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोण, इसको आप लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ऐसे कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, जैसे एक कोण इसका 52 है, दूसरा क्या है 128 है। यानी कि इन दोनों का योग आपका कितना होगा, कितना होगा 180। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ओके, समझ में आ गया होगा? तो इसमें थीटा का सप्लीमेंट्री कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। 90 का सप्लीमेंट्री कोण, 90 का सप्लीमेंट्री कोण 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक, 150 का सप्लीमेंट्री कोण, 150 का सप्लीमेंट्री कोण हो जाएगा आपका 30 का सप्लीमेंट्री कोण, 30 का सप्लीमेंट्री कोण 150 होगा। अगर कोई पूछ ले 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 30 का, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा आपका 60। 30 का कॉम्प्लीमेंट और 30 का सप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री का, तो इसका 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा 150 डिग्री। इन दोनों का योग 180 होता है और इन दोनों का योग 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। आई बात समझ में? बिल्कुल सरल चीज़ है, कोई भी कठिन चीज़ नहीं। ओके, चलिए। आज यहीं तक रखेंगे। अब मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो कैसा लगे ये ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपनी समस्या भेज सकते हैं, कोई सवाल हो सेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ
मैं अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।